हो गई बातचीत? चालू करें? चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद। छठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक है उसमें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो टॉपिक जो है वो बहुत सारे कारणों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक टॉपिक पर चर्चा हो चुकी थी, है ना, धार्मिक क्रांति, वही तो पढ़ा था इतने दिन से। ठीक, आज दूसरा टॉपिक देखते हैं, मगध साम्राज्य। 6th सेंचुरी बीसी का ही है, और उस समय अभी क्या हुआ था ये थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके मेंस में क्वेश्चन आएगा, मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण है? ठीक, तो क्या रीजन है कि भारत जो 6th सेंचुरी बीसी में कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, उसी ने सारे 15 महाजनपदों को जीत लिया, और उसके बाद फिर उसने एक छत्र राज किया। तो क्या बाकी के सारे राजा कमजोर थे, या बाकियों के जितने भी जो शासक हुए, जो राज्य थे छोटे छोटे जब महाजनपद, क्या वो कमजोर थे कि मगध का सामना नहीं कर पाए? अगर कमजोर भी थे तो क्यों थे? ठीक, तो यहां से आपको ना बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़नी पड़ेगी। इसी काल के संदर्भ में आपको 2-3 क्वेश्चन इंक्लूडिंग मिलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा लौह क्रांति से, ठीक, एक क्वेश्चन मिलेगा। आयरन रिवॉल्यूशन, लौह क्रांति से क्वेश्चन मिलेगा क्या है। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कृषि क्रांति, कृषि क्रांति से क्वेश्चन मिलेगा। यहीं से, यही जो टॉपिक है ना, इसी से दूसरा क्वेश्चन मिला, कृषि क्रांति। धार्मिक क्रांति देख लिया, मगध साम्राज्य का उदय, और इन सब के पीछे द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन भारत का। द्वितीय नगरीकरण, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, उसका पतन हुआ, हमने ग्रामीण सभ्यता देखी, कबीलाई सभ्यता देखी, और उसके बाद फिर पुनः द्वितीय प्रकार का नगर दिखा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन ना आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं? आपको ना हर एक चीज के पीछे ना अगर बदलाव आपको कहीं दिख रहा है, राजनीति में, धर्म में, समाज में, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे कारण होता इकोनॉमी। हर जगह हमने ऋग्वैदिक काल में क्या देखा था? उनकी इकोनॉमी कैसी थी? ऋग्वैदिक काल की इकोनॉमी कैसी थी? भरण पोषण अर्थव्यवस्था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। नहीं पढ़ा तो पढ़े हो तो याद थोड़ी रहेगा, याद करने का ठेका तो हम लिए, आप थोड़ी लिए हो। पशुपालक थे, ठीक, बार्टर सिस्टम था, वहां पे किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, चीजें देना है, चीजें लेना है, काम हो गया, आपको जरूरत ही नहीं है। केवल भरण पोषण की आवश्यकता थी, वो उससे पूरी हो रही थी। जमीन पर किसी का अधिकार था ही नहीं, क्योंकि कृषि ही नहीं थी। तो क्या करोगे कब्जा के जमीन को? अचार डालोगे उसका? कोई मतलब ही नहीं है। अब जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि हमारी इकोनॉमी चेंज हो गई। हमारी इकोनॉमी का बेस जो पहले पशुपालन था, अब वो कृषि हो गया। तो कृषि से दिमाग जो है राजा का खराब हो गया। अब उसको लगा कि सारी जमीन को मैं हथिया लेता हूं। ठीक, राजनीति में परिवर्तन आने लगा। वो अपने हिस्से की चीज किसी और को देने से मना कर दिया, कि बोला जो भी है मैं ही हूं, और मेरे बाद मेरा बेटा होगा। तो इकोनॉमी चेंज हुई, राजनीति परिवर्तन हो गया। ठीक, राजनीति परिवर्तन हुआ तो धर्म में परिवर्तन हो गया, सोच में परिवर्तन हो गया। अब थोड़ा सा आगे आया हम लोग मगध साम्राज्य को देखते देखते, उत्तर वैदिक काल को देखते देखते 6th सेंचुरी बीसी तक पहुंचे। अब वहां पे इकोनॉमी एक बार फिर से चेंज हो रही है। अब लोगों की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ करेगी, जिसके प्रमुख प्रमुख कारण क्या होंगे देखिएगा। अब आप मगध का एरिया पहले जान लीजिए। मगध का एरिया कहां पड़ता है? बिहार, झारखंड, आज का झारखंड भी है, ठीक, उसी में बिहार झारखंड ले लीजिए पूरा का पूरा, ठीक, और थोड़ा ऊपर का यूपी का थोड़ा बहुत हिस्सा,
तो वो पूरा मगध के अंतर्गत शामिल होता था। किसके अंतर्गत? मगध। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने कि मगध साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, तो सिंपल उसका आंसर क्या होगा? गंगा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी से लेकर के सोन नदी के उत्तर तक, या फिर विंध्याचल पर्वत के आसपास, विंध्य पर्वत के आसपास तक ये फैला हुआ था मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। उत्तर वैदिक काल में हमारे पास एक बड़ी घटना हमने देखी थी। क्या देखा था? एक शब्द हमको मिला उसमें, कृष्ण अयस। ध्यान है? कृष्ण अयस। कृष्ण अयस क्या था? आयरन, लोहा। तो हमें इस बात की जानकारी तो थी कि उत्तर वैदिक काल में लोगों के पास क्या था? लोहा था, लेकिन उसका उतना ज्यादा उपयोग उस समय हुआ नहीं था। उसका मेनली उपयोग कहां पे हुआ? 6th सेंचुरी बीसी में, 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में। और इसका जो प्राप्ति स्थल का मुख्य, वो बिहार झारखंड वाला इलाका, भारत का रूर, अभी भी भारत का रूर है वो, है ना, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और मेनली क्या? लोहा, तांबा, है ना, ये मुख्य धातु थे। अब इनके पास क्या क्या है देखिए। मगध के पास अपने विकास के लिए क्या क्या चीजें हैं? पहला, उपजाऊ भूमि, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या इनके पास? उपजाऊ भूमि। उत्तर प्रदेश बिहार का उपजाऊ भूमि। अभी भी यूपी बिहार के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां पे आप लोहा डालोगे ना तो वो AK-47 बन के निकलता है। इतनी उपजाऊ भूमि है यूपी बिहार की। अगर वहां पे इंसान के पास 2-3 एकड़ खेत है तो उसको किसी की और ताकने की जरूरत नहीं है, वो पूरा भौकाल में जिएगा अपने पूरे जिंदगी, उसको नौकरी वोकरी की जरूरत नहीं है। फिर 2-3 एकड़ में, यहाँ 10-10 एकड़ भी है तो भी मरे जा रहे नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं। 10 एकड़ के मालिक है तब भी। होता है कि नहीं होता ऐसा? क्यों? क्योंकि वहां की उपज अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है। और वो उपजाऊ क्यों है? दोआब क्षेत्र में पड़ता है। किसका दोआब? गंगा, यमुना, सोन, 3 नदियां मुख्य जो उनको कवर करती है। ठीक, और वहीं से उनको गंगा से और यमुना से, कहां से निकल रही है वो? हिमालय से। हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ भर भर के क्या लेके आती है? जरूरी पोषक तत्व लेकर के आती है ना, और पूरे यूपी जो उत्तर का मैदान है उसको सींच देती है, और वहां कुछ भी उगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नारियल पेड़ उगा दोगे वहां। कंडीशन भी अप्लाई है ना, कंडीशन अप्लाई है। कुछ भी का मतलब है जो वहां पे उगता है वो अच्छे से उगता है ना। तो ये एक चीज था। दूसरी चीज इनके पास क्या थी? दूसरा इनको मिल चुका था भारी मात्रा में लोहा, और इसका यूज करना भी आ गया था। लोहे के प्रयोग से यहां पे क्या हुआ? बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी। मशीनों का मतलब ये नहीं कि ट्रैक्टर आ गया था, मशीनों का मतलब हल, ठीक है, जो बैलों के द्वारा खींचे जा सकते थे। लकड़ी का बनता है ना? अच्छा, हल लकड़ी का बनता है, ठीक है, तो उसका जो फल रहता है वो किसका रहता है? वो भी लकड़ी का रहता है। अरे यार, कभी तो गांव जाया करो। और हल के लिए जरूरत भी नहीं गांव जाने की। ये हल का जो निचला वाला भाग रहता है, ऐसा वाला, ये है ना, उसमें क्या लगा रहता है? जो जमीन को खोदता है, क्या लगा रहता है? लोहा। बहुत सारे और औजार बने जो जमीन को गहराई से खोद सकते थे। तो इससे क्या हुआ? अंदर के जो पोषक तत्व थे उसको वहां तक बीजों को डाला जा सकता था, पैदावार अच्छी हुई। तो कृषि की क्रांति के लिए ये दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ी, और इसी ने क्या कर दिया? कृषि में उत्पादन को बढ़ावा दिया। ठीक, तो यहीं से कृषि क्रांति की शुरुआत है। अब देखना,
भारत में जब हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो भी किधर आई? उत्तर में ही आई, पंजाब, यूपी और ये बिहार साइड में ज्यादा इसको मिला था। ठीक है, क्योंकि वहीं पे ज्यादा पहले प्रयोग किया गया था और वहां पे। ठीक, तो कृषि क्रांति आ गई। अब देखिए आप ना एक लाइन से सीक्वेंस में चलिए, बनाते चलिए। अब क्या होगा? लोगों के पास लोहे का उपयोग था सही तरीके से। ठीक, उनके पास उपजाऊ भूमि थी, कृषि को बढ़ावा मिला। कृषि से क्या आया? कृषि में क्रांति आई। फिर अब क्रांति आएगी, अगर कृषि में बढ़ावा मिलेगा तो इससे किसको फायदा होगा? सबको फायदा होगा भैया। ठीक, अब ये बन चुके थे सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, कृषि ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसको बोलते हैं सरप्लस इकोनॉमी या अधिशेष अर्थव्यवस्था। कृषि के उत्पादन ने किसको, देखो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बनाओ। ठीक, रामायण भागवत मत लिखा करो, पूरा शॉर्ट में लिखो, जितना शॉर्ट में लिख सकते हो। तो कृषि के आने से क्या हुआ? सरप्लस इकोनॉमी आई। ठीक, लोगों के पास क्या बढ़ा? पैसा। ध्यान रखना एक चीज, बार्टर सिस्टम को हटाकर, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था भी कब आई थी? इसी समय आई थी। मुद्रा व्यवस्था भी 6th सेंचुरी बीसी में ही आई। और एक चीज और, लेखन कला भी कब विकसित हुई? 6th सेंचुरी बीसी में ही विकसित हुई। अब आप देख सकते कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये साल, ये युग बोलना चाहिए इसको, ये सदी। ठीक, तो लोगों के पास, लोग धनाढ्य होने लगे, सबके पास पैसा आने लगा। ठीक, देखो पैसा कैसे आएगा? क्योंकि व्यापार बढ़ेगा। ठीक, कृषि के उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार के बढ़ने से ठीक इनकी इकोनॉमी सरप्लस हो गई। सरप्लस का मतलब अधिशेष अर्थव्यवस्था। अधिशेष अर्थव्यवस्था का मतलब ये कि अब हमारे पास जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं वो ना सिर्फ आज के लिए जरूरी है या आज के लिए काफी है, बल्कि आने वाले कई महीनों के लिए भी हमारे लिए वो काफी है। ठीक, जैसे मुझे एक साल में, मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार को साल भर के खाने के लिए मान लीजिए 1 क्विंटल क्या चाहिए? धान चाहिए। ठीक, एक साल में 1 क्विंटल धान खा लेते हैं, या धान नहीं मतलब चावल। ठीक, तो आप लोग धान भी खाते हैं क्या? ठीक है, 1 क्विंटल चावल की जरूरत है। वही परिवार उतनी ही जगह में एक की जगह 10 क्विंटल पैदावार कर रहा है। ठीक, तो ये क्या 10 साल के उसको बचा के रखेगा? क्या वो 10 साल के उसको बचा के रखेगा? नहीं रखेगा, खा लेगा। क्या करेगा इसको? उसको बेचेगा जिसके पास ये नहीं है। ठीक, अगर अगले के पास धान नहीं है तो उसको बेच देगा और उसके बदले में उससे पैसे ले लेगा। इकोनॉमी यहीं से चेंज हुई थी। ठीक, अब यहां पे लोगों के पास क्या बढ़ गया? सब लोग पैसे वाले हो गए। ठीक है, समृद्धि बढ़ी। पैसा मतलब आप यहां लिख सकते हैं, लोगों के पास समृद्धि बढ़ी। व्यापक रूप से लोग पैसे वाले बनने लगे। कहां के लोग? मगध। ठीक, समृद्धि बढ़ी, क्या फर्क पड़ेगा? राजा टैक्स ज्यादा ले सकता है। भारत में टैक्स लगाने का मतलब ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है कि अमेरिका में? भारत सरकार भारत के लोगों से ज्यादा टैक्स ले सकती है कि अमेरिकी सरकार अमेरिका से ज्यादा टैक्स ले सकती है? अमेरिका से ना। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक, यहां पे कोई चीज 5 रुपए की मिलती है तो वहां पे वो चीज 50 रुपए की मिलेगी, है ना, मतलब यहां के हिसाब से। तो
यहां पे सरकारों ने क्या किया, राजाओं ने टैक्स व्यवस्था को ज्यादा बढ़ावा दिया। सरकार ने लेना स्टार्ट किया लोगों से, सरकारें अमीर हो गई। सरकारें मतलब राजा, अब प्रशासक जो हो गया उसके खजाने भरने लगे, और उसका पैसा वो कहां लगाएगा, जनहित में नहीं लगाएगा कि खुद ही खाएगा, बहुत सारी जगह में लगाएगा। जैसे अगर आप टैक्स देते हैं वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट पैसे क्या करती है, खा लेती है। खा भी लेती है अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तो करती है। भैया 100 रुपए में चलो 90 रुपए खा लेती है, 10 रुपए का तो काम करती है ना, उसके तो एहसान मानना पड़ेगा आपको, सरकार के चरण धो के पीना पड़ेगा कि 10 रुपए तो कम से कम छोड़ देते हो हमारे लिए। तो वो सड़कें बनाती है आपके लिए, स्कूल कॉलेजेस बनाती है, ठीक है, बिजली की व्यवस्था करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। और यही सारी चीजें किसके लिए जरूरी है, एक शहर के लिए जरूरी होते हैं। इसी ने क्या किया, अल्टीमेटली शहरीकरण को बढ़ावा दिया, ठीक, जहां पे सुविधा ज्यादा होती है, ठीक। तो आप देख रहे हैं इनकी समृद्धि का कारण क्या है, देख पा रहे होंगे हल्का हल्का। जब राजा के पास संपत्ति ज्यादा होगी तो उसका खर्च वो कहां करेगा, जनहित में भी करेगा और अपने सेना के विस्तार में भी करेगा, नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो सेना का विस्तार करेगा। अब यहां पे एक चीज और जोड़ लो, आप एक चीज और जोड़ लो, क्या, सेना को दो तरीके से फायदा मिला। एक तो राजा उसका भरण पोषण करने लगा, और दूसरा लोहे के उपयोग से इनके लिए घातक शस्त्र और हथियार बनने लगे, जो उनको बचाने का भी काम करते थे जैसे कवच, और मारने का भी काम करते थे जैसे तलवार, या और भी कुछ दूसरे चीज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बनने लगे, ठीक, जिससे सेना हुई मजबूत, मजबूत सेना और स्ट्रेंथ बढ़ी सेना की, आर्मी की। और अगर आपके पास आर्मी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आर्मी शक्तिशाली है, आपकी प्रजा संपन्न है, सुखी है, ठीक, आपका मनोबल ऊंचा है। और इस मगध में जितने भी राजा हुए उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो ना हमेशा साम्राज्यवादी रहे हैं। मगध के राजा हमेशा साम्राज्यवादी रहे। आप देखिएगा बिंबिसार साम्राज्यवादी था, अजातशत्रु वो भी साम्राज्यवादी। इसके बाद जो बड़ा शासक आया क्या नाम है इसका, महापद्मनंद, इसके बाद घनानंद, अशोक, सारे एक से एक राजा हुए, एक से बढ़कर एक, और उन्होंने सबने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक। तो मगध साम्राज्य धीरे धीरे करके विस्तार लेना शुरू कर दिया, ठीक। तो सेना की सहायता से फिर उन्होंने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों को जितना भी स्टार्ट कर दिया। इसमें और भी आप जो भी आपको लगता है पॉइंट, वो भी इसमें आप अटैच कर सकते हो। ये तो नॉर्मली आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि क्यों जो आपकी ये है मगध है, ठीक है, उसने बाकी के 15 महाजनपदों को क्या कर लिया, कैप्चर किया, ठीक। एक बार हल्का सा रिव्यू देख लेते हैं। मगध आ गया, तो मगध के विस्तार लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तो उपजाऊ भूमि, ठीक, और दूसरा लोहा, ये 2 पॉइंट है। मैं एक दो और बता देता हूं, यही ऐड कर लेना आप लोग। साम्राज्यवादी शासक, साम्राज्यवादी शासकों की भूमिका, साम्राज्यवादी शासकों की भूमिका, ठीक, यहीं कहीं पे ऐड कर लेना, घर जाके उसको फेयर कर लेना। साम्राज्यवादी शासक मतलब महत्वाकांक्षी शासक, जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। एग्जांपल में लिख लेना, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक,
जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, नवीन धर्मों का उदय, नए नए धर्मों का उदय, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका उदय कहां पे हुआ? कहां पे हुआ? यही कहीं पे तो हुआ था ना, आसपास में ही, मगध के ही आसपास में सबका उदय हुआ था, यूपी बिहार। ठीक, इन्होंने भी साम्राज्य में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक, जहां शांति होगी वहां समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे करके अपने आसपास के सभी महाजनपदों को जीत लिया और एक क्षत्र, है ना, पूरे भारत में राज किया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के आते आते उसने पूरे भारत में अधिकार कर लिया था और सम्राट अशोक के समय मगध साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो सबसे बड़ी थी। उस समय पूरा भारत, लगभग पूरा भारत क्या, ईरान तक का इलाका, ठीक है, ईरान पूरा का पूरा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का आधा इलाका, और इधर आपका पूरा दक्षिण तक का क्षेत्र, इंक्लूडिंग कलिंग। ठीक है, कलिंग को किसी ने जीता नहीं था, एक ही बार जीता है और अंतिम बार जीता है अशोक ने। उसके ना पहले कोई जीत पाया था उसको, ना बाद में। ठीक, खैर, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें कुछ याद करने वाली बात तो है नहीं, अगर आप सीक्वेंस में लेके चलोगे तो अपने आप सारी चीजें जुड़ते जाती है ना। घर जाके एक बार आप इसको रीडिंग मारोगे तो छप जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें फैक्टर मैटर करती है, यही सिर्फ नहीं है, लेकिन फिलहाल ये मेंस की क्लास नहीं है तो अपन इसको अभी थोड़ा स्किप करेंगे। ठीक, मेन जो पॉइंट है अपन उसमें आ जाते हैं।